हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेएफ टीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ यूनिट इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो फ्रेंड्स, पार्ट फर्स्ट में मैं आपके साथ मोस्टली हर एक टॉपिक डिस्कस कर चुका था, लेकिन हमने कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग को स्किप कर दिया था। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग पर ही फोकस करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली हम बात करेंगे टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है और टैक्स अवेजन क्या होता है, जिसमें से हमें एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। उसी के साथ टेक्निक्स को स्टडी करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। साथ में टैक्स कंसीडरेशन इन स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशंस, इसको भी डिस्कस करेंगे। और टैक्स प्लानिंग हम कैसे करते हैं मेक और बाय डिसीजन के टाइम पर और ओन और लीज डिसीजन के टाइम पर। इसी के साथ डीमर्जर और शटडाउन पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे, और इसमें हम टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बात की जाए तो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग को ही आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के साथ यूनिट फर्स्ट और यूनिट 10 हर एक यूनिट का पार्ट फर्स्ट भी डिस्कस कर चुका हूं, और यूनिट फर्स्ट और यूनिट 9 पार्ट 2 भी डिस्कस कर चुका हूं। तो फ्रेंड्स, कह सकते हैं अगर आप पर्टिकुलर यूनिट का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख लेते हैं, इसमें आपका 70 to 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। और रही बात रिमेनिंग सिलेबस की, उसको भी मैं आपको प्रैक्टिस फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एंटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ नोट्स और उसी के साथ जितनी भी जॉब नोटिफिकेशन है या कोई पीएचडी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है वो मिलती रहती है, और अपडेट्स भी मिलती रहती हैं। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स अवेजन। ठीक है, चलिए। ओके, बात करते हैं टैक्स प्लानिंग की। तो टैक्स प्लानिंग क्या होता है? इट इज एन एक्टिविटी conducted by the taxpayer to reduce the amount of tax liability by making use of all available deduction। तो हम जितनी भी हमारे पास डिडक्शंस होती हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन सी टू सेक्शन यू, हम उन डिडक्शंस का यूज कर कर अपनी टैक्स लाइबिलिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो इसको हम क्या कह देते हैं, टैक्स प्लानिंग कह देते हैं। बेसिकली हम लॉ के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। जितने भी लॉ ने हमको डिडक्शंस प्रोवाइड कर रखी है, अगर आप बिजनेस लगा रहे हैं तो बिजनेस में जितनी भी डिडक्शंस मिलती है, कि अगर आप सेज के अंदर आप बिजनेस यूनिट सेटअप करोगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस करोगे, उसके अंदर अलग आपको डिडक्शन देखने को मिलती है। तो आप लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सारे डिडक्शंस का बेनिफिट उठाकर अगर आप क्या कर रहे हैं, टैक्स लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं टैक्स प्लानिंग। The main objective of tax planning for every single taxpayer is to reduce the tax liability। हाँ जी, टैक्स पेयर्स के लिए तो सीधी सी बात है, टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करना ही मेन ऑब्जेक्टिव होगा। एंड टू अवॉइड द बर्डन ऑफ पेइंग हैवी टैक्सेस। और हर कोई चाहेगा कि जितना भी हैवी टैक्सेस का बर्डन है उसको वो रिड्यूस कर सके, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? पर्पसिव टैक्स प्लानिंग, परमिसिव टैक्स प्लानिंग और लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज टैक्स प्लानिंग। तो वन बाय वन हर किसी को डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पर्पसिव टैक्स प्लानिंग। अब पर्पसिव नाम से पता लग रहा है किस कोई भी टैक्स प्लानिंग जो पर्पस के साथ की जाती है वो हमारी कहलाती है पर्पसिव टैक्स प्लानिंग। So purposive tax planning means applying tax provision in an intellectual manner so to avail the tax benefit based on national priorities. It includes tax planning with the purpose of getting the maximum benefit by making suitable program। तो हम क्या करते हैं, एक पर्पस के साथ हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम बेनिफिट अवेल करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि मान लो हमने इन्वेस्टमेंट करी किसमें, रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स के अंदर, या हमने क्या करा, कोई इसको डाइवर्सिफाई करा ताकि हमें टैक्स ना पे करना पड़े इस चक्कर में। तो इससे जितने भी हम प्लानिंग कर रहे हैं टैक्स के रिगार्डिंग, वो कहलाएगी क्या, पर्पसिव टैक्स प्लानिंग। ओके, जैसे कि आपने अपनी असेट्स को रिप्लेस करवा लिया। अब कुछ असेट्स ऐसी होती हैं जहां पर उसको रिप्लेस करवाने में आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी कहीं जिसमें आपको टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये सारी जो प्लानिंग होती है, ये होती है पर्पसिव टैक्स प्लानिंग, जो एक बेसिकली पर्पस के अकॉर्डिंग की जाती है। इसके बाद है परमिसिव टैक्स प्लानिंग। तो परमिसिव टैक्स प्लानिंग कौन सी होती है? इट रेफर्स टू द प्लान विच आर परमिसिबल अंडर वेरियस प्रोविजन ऑफ द लॉ। फॉर एग्जांपल, प्लानिंग ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ वेरियस डिडक्शन। तो आप जितनी भी डिडक्शंस की एडवांटेज ले रहे हैं वो सारा पार्ट हो जाता है किसका, परमिसिव टैक्स प्लानिंग। जो हम परमिसिबल अंडर वेरियस प्रोविजन ऑफ द लॉ, जितनी भी हमें लॉ के अकॉर्डिंग जितनी भी डिडक्शंस मिली हुई हैं अंडर सेक्शन सी टू अंडर सेक्शन यू, उनके डिडक्शंस को हम अवेल कर रहे हैं, तो वो पार्ट है हमारा परमिसिबल टैक्स प्लानिंग का।
इसके बाद है लॉन्ग रेंज टैक्स प्लानिंग और शॉर्ट रेंज टैक्स प्लानिंग। अब शॉर्ट रेंज की बात करते हैं तो नाम से पता लग रहा है जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए की जाती है वो होती है शॉर्ट रेंज टैक्स प्लानिंग। सो इट इज मेड एनुअली टू फुलफिल द लिमिटेड और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। किसी भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो शॉर्ट रेंज टैक्स प्लानिंग होगी। इट इज एग्जीक्यूटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। और जो शॉर्ट रेंज टैक्स प्लानिंग है वो ईयर के एंड में क्या की जाती है, एग्जीक्यूट की जाती है। जबकि लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग होती है उसका बेनिफिट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को नहीं मिलता, वो लॉन्ग टर्म में ही मिलना देखने को मिलता है। इट इज डन एट द बिगनिंग ऑफ द इनकम ईयर। तो ये स्टार्टिंग में ही की जाती है, असेसमेंट ईयर के स्टार्टिंग में ही प्लानिंग की जाती है लॉन्ग रेंज जो प्लानिंग होती है, जबकि शॉर्ट रेंज प्लानिंग होती है वो एंड में की जाती है ईयर के। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ असेट्स विदाउट कंसिडरेशन टू द माइनर चाइल्ड। जैसे कि अगर मान लो लॉन्ग रेंज प्लानिंग का अगर हम एग्जाम्पल लेकर चलें कि जो हम अपनी असेट्स है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं टुवर्ड्स द माइनर चाइल्ड, ठीक है, ताकि हमें उसके ऊपर क्या ना पे करना पड़े, टैक्स ना पे करना पड़े। तो ये हो जाता है हमारा किसका पार्ट, लॉन्ग रेंज टैक्स प्लानिंग का। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स गोल्डन रूल ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो जब हम टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो कौन कौन से हमें किस किस चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला है स्प्रेडिंग द टैक्सेबल इनकम अमंग वेरियस मेंबर्स इन योर फैमिली। तो एक पर्सन के ऊपर सारी इनकम ना शो करो, आप उसको स्प्रेड कर दीजिए। हम अपनी इनकम को क्या कर लेना है, स्प्रेड कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमें कुछ लिमिट तक हमारा टैक्स जो होता है एग्जेम्प्ट होता है, जैसे कि 2,50,000 तक आपको टैक्स नहीं पे करना। तो इसलिए आप क्या करिए, अपनी इनकम को स्प्रेड कर दीजिए। सबसे पहला रूल ये कहता है। सेकंड रूल कहता है टेक द फुल एडवांटेज ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन अवेलेबल द लॉ। जो जितनी भी टैक्स एग्जेम्पशन आपको मिलती है उसका बेनिफिट उठाइए, जितनी भी टैक्स डिडक्शंस मिलती हैं उसका बेनिफिट उठाइए। मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम। जितने भी टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम है उसका ऑप्टिमम यूज करिए। साथ में सिंपल टैक्स प्लानिंग इज अ स्मार्ट टैक्स प्लानिंग। तो सिंपल टैक्स प्लानिंग रखिए, ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाइए, है ना। अब इतनी सारी डिडक्शन से जरूरी नहीं है कि आपको सारी की सारी अवेल करनी है। जितना आप सिंपल रखेंगे उसको उतना ही बेटर रहेगा। चलिए बात करते हैं टैक्स प्लानिंग इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और एचयूएफ। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली केस में और सोल प्रोप्राइटरशिप में आप कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप क्या करिए, अपने बिजनेस के अंदर अपने फैमिली मेंबर्स को क्या कर लीजिए, एम्प्लॉय कर लीजिए, ठीक है। एम्प्लॉय इन द सेंस आप कह सकते हैं कि आप उन्हें अपने बिजनेस का एम्प्लॉय दिखा दीजिए। इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि अब घर की इनकम घर में ही रहेगी, लेकिन आप जितनी भी इनकम दे रहे हैं वो आपके बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। और आपको पता है कि एक्सपेंस की हमें क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अपने बिजनेस के अंदर अपने ही फैमिली मेंबर्स को, चाहे वो काम कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, लेकिन उन्हें अपना एम्प्लॉय दिखा दीजिए, उसकी आपको डिडक्शन देखने को मिल जाएगी। बोरो मनी फ्रॉम फैमिली मेंबर्स। अब आपको पता है कि आप मनी को बोरो करते हो तो इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो मनी को बाहर की बोरो करने के बजाय अपने फैमिली मेंबर्स से ही बोरो कर लीजिए। बेसिकली खुद का पैसा बिजनेस में लगा लीजिए, लेकिन वो एज एन बोरो आपको दिखाइए कि आपने बोरो कर रखा है अपने किसी भी से, ठीक है, लोन से। तो उस इंटरेस्ट की आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन देखने को मिल जाएगी। अप्लाई टैक्सेबल इनकम टू क्लेम डिडक्शन। तो जितनी भी डिडक्शन है उसको अवेल करिए। कोई LIC का अगर आपने प्लान ले रखा है या कोई इंश्योरेंस प्लान ले रखा है या किसी भी डिसेबल्ड का आपने इलाज करवाया है, उसके रिगार्डिंग आपको डिडक्शन देखने को मिल जाएगी। इन केस ऑफ HUF क्लेम रीजनेबल सैलरी टू कर्ता एज एन एक्सपेंस। तो कर्ता घर का मुखिया होता, सॉरी इस HUF का मुखिया होता है, तो उसको जो सैलरी दी जाती है उसकी भी डिडक्शन देखने को मिल जाती है। तो उसको भी डिडक्शन को अवेल कर सकते हो अगर आप रीजनेबल सैलरी दिखाओ कर्ता की। तो चलिए अब टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है। हमने टैक्स प्लानिंग की तो बात कर ली, टैक्स अवॉइडेंस की बात करते हैं। सो टैक्स अवॉइडेंस इज एन आर्ट ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ। अब हम लॉ को ब्रेक नहीं कर रहे, ठीक है, और हम टैक्स को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। इट इज ए मेथड ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स इंसिडेंस बाय अवेलिंग सर्टेन लूप होल्स। अब देखो ये हमारा लॉ हमें नहीं कहता कि आप टैक्स अवॉइडेंस करो, हम जनरली लूप होल्स का फायदा उठा रहे हैं। हमारी सरकार ने रूल ऐसे बना रखे हैं कि जिसका फायदा हम उठाते हैं। जैसे हम CA की हेल्प ले लेते हैं तो वो हमें बेसिकली टैक्स अवॉइडेंस हमें बताते हैं, उनको रूल्स पता होता है कि कहाँ कमियां आई हुई है, उन कमियों का फायदा उठाइए और टैक्स को कम कर लीजिए। तो बेसिकली लूप होल्स का फायदा उठाकर ही टैक्स को रिड्यूस किया जाता है, उसी को हम टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। हालांकि ये कोई फ्रॉड नहीं है, खास बात यह है कि ये कोई फ्रॉड नहीं है। अब गलती सरकार की है, उसने लूप होल्स क्रिएट कर रखे हैं तो उसी का हम फायदा उठा रहे हैं, तो इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज ऑफ व्यू दैट
कलरेबल डिवाइसेस टू अवॉइड टैक्स शुड नॉट बी एनकरेज। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसे डिवाइसेस को कभी भी एनकरेज नहीं किया जाएगा जिससे लोग क्या करें, टैक्स अवॉइडेंस करें, क्योंकि टैक्स अवॉइडेंस से बेसिकली गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एक्सपोज द पर्सन हु अवॉइड टैक्स। तो बेसिकली कोर्ट क्या करता है, एक्सपोज करता है उन पर्सन की जो टैक्स को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। चलिए टैक्स एविजन की बात करते हैं। अब टैक्स एविजन क्या है, यहां पर भी हम टैक्स को रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन इलीगल वे में। तो ये इलीगल जो आ जाता है ये गलत है, गलत तरीके से टैक्स को क्या कर रहे हैं, हम रिड्यूस कर रहे हैं। So when a person reduces his total income by making false claim or by withholding the information regarding the income, कि हमने हमारे को कोई इनकम हुई, हमने उसको शो नहीं करा, डिस्क्लोज नहीं करा अपनी बुक्स के अंदर, तो ये जो है गलत तरीके से हम अपनी इनकम को कम शो कर रहे हैं जिससे हमें कम टैक्स पे करना पड़ रहा है। इसको हम कहते हैं टैक्स अवेजन। सो टैक्स अवेजन इज नॉट ओनली इलीगल बट इट इज ऑल्सो इमोरल, एंटी सोशल। अब टैक्स अवेजन करने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला, चार्जिंग पर्सनल एक्सपेंसेस एज बिजनेस एक्सपेंस। आपका कोई पर्सनल खर्चा है उसको आपने बिजनेस एक्सपेंस दिखा दिया ताकि आपको डिडक्शन मिल जाए, तो ये जो है टैक्स एवेजन का पार्ट है। नॉट डिस्क्लोजिंग इनकम, आपने इनकम को डिस्क्लोज ही नहीं करा, ये भी टैक्स एवेजन है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल गेन और असेट्स, तो कोई कैपिटल गेन हुआ उसको डिस्क्लोज नहीं करा, तो ये भी पार्ट है हमारा किसका, टैक्स एवेजन का। नॉट शोइंग टैक्सेबल इनकम इन रिटर्न ऑफ इनकम, तो आप अपने टैक्सेबल इनकम को क्या नहीं कर रहे, शो नहीं कर रहे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स स्पेसिफिक टैक्सेबल प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, तो हमारे कुछ प्रोविजंस होते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग कि अगर आप सेज में यूनिट लगाएंगे तब आपको टैक्स की डिडक्शन देखने को मिलेगी, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस कर रहे हैं तब आपको टैक्स डिडक्शन देखने को मिलेगी, बैकवर्ड एरिया में लगा रहे हैं तब डिडक्शन देखने को मिलेगी। तो इनके रिगार्डिंग प्रोविजंस बना रखे हैं, तो इसमें से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। लास्ट टाइम आया भी हुआ है क्वेश्चन, असर्शन रीजन में देखने को बेसिकली मिल जाता है। चलिए वन बाय वन हम हर एक चीज को डिस्कस करेंगे, प्रोविजंस को। ठीक है, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे हम फ्रेंड्स, डिटेल में जाकर नहीं करेंगे, डिटेल में तो काफी एक्सपेंडेड इनके प्रोविजंस हैं, हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी पर फोकस करेंगे। चलिए सबसे पहला है प्रोविजन रिगार्डिंग न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस इन यूजिंग सेट। तो क्या क्या प्रोविजन बना रखे हैं अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अपने बिजनेस को सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले आपको डिडक्शन देखने को मिलेगी अंडर सेक्शन 10AA। तो मैच ऑफ द फ्लोइंग में सीधा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है, एक साइड हमें प्रोविजन दे रखे होते हैं, दूसरी साइड हमें सेक्शंस दे रखे होते हैं, मैच करना होता है। तो सबसे पहले अगर आप सेज में यूनिट लगाते हो तो डिडक्शन मिलती है आपको 10AA के अंदर। तो टू अवेल दिस डिडक्शन स्पेसिफिक कंडीशन टू बी फॉलो। अब इस डिडक्शन को लेने के लिए आपको कुछ कंडीशंस का फॉलो करना पड़ेगा। कौन कौन सी? सबसे पहले तो डिडक्शन इज अवेलेबल टू ऑल टाइप ऑफ एसएससी, सभी एसएससी को डिडक्शन मिलेगी, चाहे वो एचयूएफ हो, फर्म हो, कंपनीज हो, कुछ भी हो। बट बिजनेस मस्ट बी ऑफ एक्सपोर्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह आता है कि जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का होना चाहिए और एक्सपोर्टिंग का होना चाहिए। जो बिजनेस है वो मस्ट लोकेट इन सेज। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हमारे बनाए गए हैं वहां पर ही बिजनेस का लोकेट होना चाहिए। इसमें बेसिकली स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है बिजनेस को। The undertaking must not have been formed by the transfer of plant and machinery previously used for any other purpose। तो हम इन बिजनेस के अंदर कोई भी ओल्ड प्लांट और मशीनरी को यूज नहीं कर सकते, ये स्पेसिफिक कंडीशन है। अगर आप यूज करोगे तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद द अंडरटेकिंग मस्ट एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया एंड द सेल प्रोसीड फ्रॉम द एक्सपोर्ट मस्ट बी रिसीव्ड इन इंडिया। तो जो भी बिजनेस एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो इंडिया में रिसीव्ड होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन लगा रखे तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज ये डिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सारे प्रोविजन बना रखे हमारे सेज के अंदर। इसके बाद है प्रोविजन रिगार्डिंग अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर जो हमारी बिजनेस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से रिलेटेड रखता है तो अभी भी बिजनेस को क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। लेकिन अगेन उसको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, वो कौन कौन सी कंडीशन है देखते हैं। तो सबसे पहले डिडक्शन मिलती है कौन से सेक्शन के अंदर? तो सेक्शन 80IA के अंदर डिडक्शन देखने को मिलती है अगर कोई बिजनेस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। सो इस डिडक्शन को लेने के लिए कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहले द बिजनेस मस्ट बी एंगेज्ड बाय ए कंपनी हु इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो जो खास बात यह है जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, द अंडरटेकिंग हैज एन एग्रीमेंट विद द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो जो अंडरटेकिंग है, जो बिजनेस है, उसका सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है द डिडक्शन शैल बी अलाउड एट द रेट 100% ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स। तो डिडक्शन बेसिकली आपको 100% की मिलेगी जो भी आपका प्रॉफिट और गेन्स होता है उसके ऊपर।
डिडक्शन का पीरियड क्या होता है? इन केस ऑफ पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटर और इनलैंड पोर्ट, डिडक्शन शैल बी अवेलेबल फॉर 10 कंसेक्यूटिव ईयर आउट ऑफ 15 ईयर। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं किसका, अगर पोर्ट डेवलप करने का, एयरपोर्ट डेवलप करने का बिजनेस है, तो आपको 10 कंसेक्यूटिव ईयर आउट ऑफ 15, मतलब 15 सालों में से कोई भी 10 लगातार जो साल आ रहे हैं उसकी डिडक्शन आपको देखने को मिलेगी। मतलब स्टार्टिंग 15 ईयर में से आप किसी भी 10 कंसेक्यूटिव ईयर की क्या ले सकते हैं? डिडक्शन ले सकते हैं। इस पर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, 100% आपका टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इट इज अवेलेबल फॉर 10 कंसेक्यूटिव आउट ऑफ 20 इयर्स। तो कोई अदर उसमें आप बिजनेस कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, तब आपको क्या है 10 सालों की छूट मिलेगी 20 सालों में से। तो फर्स्ट 20 इयर्स में से आप कोई भी 10 लगातार जो इयर्स हैं उनकी डिडक्शन आप ले सकते हैं। जितना भी आपको प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। इसके बाद है प्रॉफिट इन रिस्पेक्ट प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल बिजनेस स्टार्टअप्स। अगर आप कोई स्टार्टअप, यूनिकॉर्न कोई स्टार्टअप लगा रहा है उसको भी डिडक्शन मिलती है, लेकिन अगेन कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले डिडक्शन मिलती है किसमें? सेक्शन 80 IAC के अंदर डिडक्शन जो है प्रोवाइड करी जाती है। अब कंडीशंस कौन कौन सी फॉलो की जाती है? द फॉर्म ऑफ मस्ट बी कंपनी और LLP। अब खास बात यहां पर यह है कि या तो स्टार्टअप कंपनी होना चाहिए या कोई LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होना चाहिए। स्पेसिफिक कंडीशन कौन कौन सी है? नो स्प्लिट और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टअप लगा रहे हो और किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को आप कैप्चर कर रहे हो, या आप कोई मर्जर आप करके स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा इसमें अलाउड नहीं है, इस डिडक्शन को नहीं मिलेगी फिर आपको। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी। अगेन ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी को आप यूज नहीं कर सकते यहाँ पर। रेट ऑफ डिडक्शन इज 100% ऑन प्रॉफिट एंड गेन्स। तो अगेन डिडक्शन आपको 100% की मिलेगी। पीरियड जो है वो 3 कंसेक्यूटिव ईयर है आउट ऑफ 7 इयर्स। तो फर्स्ट 7 ईयर में से आप कोई भी 3 इयर्स की क्या ले सकते हैं? डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रोविजन है फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब आप कहां पे सेटअप कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सेटअप कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो जो डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80 IE के अंदर देखने को मिलेगी आपको। ओके, सो ए डिडक्शन फॉर एन इक्वल अमाउंट 100%, तो 100% की डिडक्शन देखने को मिलेगी। फॉर 10 कंसेक्यूटिव इयर्स शैल बी अलाउड टू एन SSC। तो 10 कंसेक्यूटिव इयर्स की क्या है? डिडक्शन देखने को मिलेगी फर्स्ट 10 कंसेक्यूटिव इयर्स की। अब बिजनेस जो है इन्वॉल्व होना चाहिए किस चीज के अंदर? मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूस एन एलिजिबल आर्टिकल और थिंग। उसके बाद है कैरिंग ऑन एन एलिजिबल बिजनेस। कोई भी एलिजिबल बिजनेस कैरी कर सकता है, बिजनेस जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर। This section applies to an undertaking which fulfill the following condition. It is not formed by splitting up or merger up. तो बेसिकली मर्ज कर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमको रिडक्शन देखने को नहीं मिलेगी। इट इज नॉट फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ ए मशीनरी और प्लांट। तो ओल्ड मशीनरी और प्लांट का हम यूज नहीं कर सकते। अगर हमने ओल्ड प्लांट मशीनरी का यूज करा तो हमें ये डिडक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ डीमर्जर। तो डीमर्जर को जानने से पहले हम मर्जर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो मर्जर क्या होता है? बेसिकली जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलकर काम करती हैं किसी भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो मर्जर कहलाता है। अब डीमर्जर इसी का अपोजिट, जब एक कंपनी अपनी एक या एक से ज्यादा अंडरटेकिंग को क्या कर देती है? सेपरेट कर देती है। किस कर ताकि वो कोर कंपिटेंसी पर क्या कर सके? वर्क कर सके। जैसे कि मान लो टाटा कंपनी है, अब टाटा कंपनी फूड इंडस्ट्री में भी काम करती है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी काम करती है। अब टाटा चाहती है कि वो सिर्फ ऑटोमोबाइल पर ही काम करे, तो वो फूड इंडस्ट्री को अपने आप से सेपरेट कर देती है। ठीक है, अब वो जो अंडरटेकिंग है या तो वो किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर देती है या फिर उसको लिक्विडेट कर देती है, डिस्पोज ऑफ कर देती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम डीमर्जर। अब डीमर्जर में भी स्पेसिफिक सिचुएशंस होती है, टैक्स प्लानिंग यहाँ पर भी की जाती है। वो कैसे की जाती है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं डीमर्जर क्या है। डीमर्जर इज ऑल्सो नोन एज हाइव ऑफ और स्पिन ऑफ। इसको हम स्पिन ऑफ भी कहते हैं। इट इज अ फ्रूटफुल डिवाइस ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग विच एनेबल एन अंडरटेकिंग टू कंसंट्रेट और ऑन इट्स ओन कॉम्पिटेंस एरिया। तो वो जिसमें हम अपने आप को कॉम्पिटेंस समझते हैं उसी एरिया पर हम क्या करते हैं? फोकस करते हैं। दूसरे एरियाज को हम क्या कर देते हैं? अवॉइड कर देते हैं। या फिर जब कंपनी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है तब वो क्या करती है? ज्यादा एरिया पर फोकस करने के बजाय कुछ एरिया पर क्या करती है? फोकस करती है। इन अदर वर्ड्स, वेयर एन कंपनी विदाउट लूजिंग इट्स आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग
ए पार्ट ऑफ ए डिवीजन विद ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटी टू अनदर कंपनी। तो बेसिकली क्या है, अपने असेट्स और लाइबिलिटी दोनों के दोनों ट्रांसफर कर देती है टुवर्ड्स अनदर कंपनी, सिर्फ अपने एक पर्टिकुलर पार्ट के। तो इसको कहते हैं। अब डीमर्जर में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, एक होती है डीमर्ज कंपनी और एक होती है रिजल्टेंट कंपनी। जो कंपनी अपने पार्ट को सेल कर रही है वो कहलाती है डीमर्ज कंपनी, और जो कंपनी नई फॉर्म कर रही है उसको कैप्चर कर रही है वो कहती है रिजल्टेंट कंपनी। ओके, सो डीमर्ज कंपनी हुज अंडरटेकिंग इज ट्रांसफर एंड द रिजल्टेंट कंपनी इज whom undertaking to whom undertaking is transfer, जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है वो होती है रिजल्टेंट कंपनी। अब टैक्स इंसेंटिव हमें यहाँ पे कौन से मिलते हैं, सो टैक्स इंसेंटिव टू डीमर्ज कंपनी। तो डीमर्ज कंपनी को कौन सा टैक्स इंसेंटिव देखने को मिलता है, तो खास बात इसमें यह है कि उसको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना पड़ता इफ द ट्रांसफर इज डन टू इंडियन कंपनी। अब सपोज करो जो उसने ट्रांसफर करा अपना 5 करोड़, अब 5 करोड़ ट्रांसफर करने के उसको मिले हैं कितने, 6 करोड़ रुपए की, जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज मिलाकर बात बनती थी 5 करोड़ की, जब उसको मिले कितने 6 करोड़, तो 1 करोड़ का उसको क्या है कैपिटल गेन हुआ। ठीक है, तो इस पर उसको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, कोई भी कैपिटल गेन टैक्स उसको नहीं पे करना पड़ेगा अगर वो ये पार्ट को ट्रांसफर कर रहा है किसको, इंडियन कंपनी को। ठीक है, तो ये इंसेंटिव उसको प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है टैक्स इंसेंटिव टू रिजल्टेंट कंपनी। अब रिजल्टेंट कंपनी को कौन सा टैक्स इंसेंटिव मिलता है, तो अपॉर्चमेंट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो अगर डेप्रिसिएशन की डिडक्शन नहीं ली थी इस कंपनी ने तो वो किसको मिलेगी, रिजल्टेंट कंपनी को मिलेगी। इसी तरह प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की भी डिडक्शन किसको मिलेगी, रिजल्टेंट कंपनी को मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट डिसीजन। अब मैनेजमेंट डिसीजन कौन से होते हैं, अब मैनेजमेंट ये सोचती है कि उसको असेट्स को बाय करना चाहिए या लीज पर लेना चाहिए। अब दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क है। बाय करेंगे मतलब हमें अपना फंड लगाना पड़ेगा, लीज पर लेंगे तो हमें मंथली या ईयरली क्या करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिए जाते हैं। सो इफ ए बिजनेस वांट्स टू एक्वायर एन असेट्स देन इट इज 2 ऑप्शन, टू ओन द असेट्स और टू टेक द असेट्स ऑन लीज। या तो असेट्स को वो परचेज कर लेगा या उसको लीज पर ले लेगा। सो टू ओन द असेट्स, अगर वो असेट्स को परचेज करता है तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, बायर बिकम द ओनर। जो बायर है वो क्या बन जाएगा, ओनर बन जाएगा। बायर हैज टू पे द परचेज प्राइस। अब बायर को क्या है, परचेज प्राइस पे करना पड़ेगा। बायर कैन क्लेम डेप्रिसिएशन, बायर डेप्रिसिएशन को क्लेम कर सकता है, जो भी डेप्रिसिएशन वो लगा रहा है किसके ऊपर, असेट्स के ऊपर। द असेट्स कैन बी सोल्ड और डिस्पोज्ड व्हेन डिसाइड। तो असेट्स को वो कभी भी क्या कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है और सोल्ड कर सकता है। नाउ सच असेट्स, हम मान के चलेंगे जो बायर है वो असेट्स को किस पर लेगा, लोन पर लेगा। क्यों, क्योंकि जो वो लोन होगा उसको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए हम हमेशा एज्यूम करके चलते हैं जो बायर है वो उसको लोन पर ही क्या कर रहा है, इंस्टॉलमेंट्स पर ही क्या कर रहा है, उसको ले रहा है। तो बोरोड कैपिटल से हम मानकर चलेंगे वो क्या करेगा, बायर असेट्स को परचेज करेगा। ठीक है, चलिए टू टेक द असेट्स ऑन लीज। अब अगर लीज पर लेता है तो उसको क्या डिडक्शन मिली है, तो लीज क्या है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द यूजर एंड द ओनर ऑफ द असेट्स, हेंस इट इज मेरली ए कॉन्ट्रैक्ट, द ओनरशिप डजंट ट्रांसफर। तो यहाँ पर ओनरशिप जो है ट्रांसफर नहीं होती। अब हमें टैक्स इफेक्ट्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे, तो ओनर के ऊपर क्या इफेक्ट मिलेगा, ही कैन क्लेम डेप्रिसिएशन एंड ऑल्सो द इंटरेस्ट। अगर किसी ने असेट्स को परचेज करा है तो उसको 2 डिडक्शन मिलेगी, एक तो डेप्रिसिएशन की, दूसरी इंटरेस्ट की, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि वो बोरोड कैपिटल से क्या कर रहा है, बोरोड कैपिटल से ही एसेट्स को ले रहा है। अब वो अगर वो लीज पर लेता है तो क्या इफेक्ट मिलेगा, तो जितने भी लीज रेंट है, रेंटल एक्सपेंस है, उसकी क्या मिल जाएगी, उसको डिडक्शन मिल जाएगी। तो अगर हम टैक्स प्लानिंग की बात करें तो हमें किस चीज पर लेना चाहिए, हमें एसेट्स को परचेज करना चाहिए या लीज पर लेना चाहिए। सो कहा गया है कि इफ द असेट्स इज नॉन डेप्रिसिएबल, अगर असेट्स नॉन डेप्रिसिएबल है तो हमेशा आप क्या प्रेफर करोगे, लीजिंग को प्रेफर करोगे। और अगर जो असेट्स है अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए, लेस देन 1 ईयर के लिए, तभी भी आप क्या प्रेफर करोगे, लीज को ही प्रेफर करोगे। इसके अलावा आप असेट्स को बाय कर सकते हो लोन पर। इसके बाद हम बात करते हैं टैक्स प्लानिंग इन शटडाउन बिजनेस। अब शटडाउन बिजनेस कौन सा, शटडाउन का मतलब है कि आप टेम्परेरी वे में अपने बिजनेस को क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, किसी भी कारण से। हो सकता है रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो गए जिसमें आपको शटडाउन करना पड़ा। The up and downs are the part of business. In up situation, a business earns profit, whereas in down situation, a business faces losses. So a shutdown is the closing of a factory, shop or business either for a short time or forever. तो हो सकता है कि forever हमेशा के लिए भी बंद कर सकता है, या short span of the time period के लिए भी वो क्या कर सकता है, क्लोज डाउन कर सकता है।
इट इन्वॉल्व्स नो बाइंग सेलिंग। अब शट डाउन हो गया तो इसका मतलब कोई बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो रही है। रिटर्न ऑफ कैपिटल टू ओनर्स, जो ओनर्स जिन्होंने कैपिटल लगाई है उनको रिटर्न करी जा रही है। डिस्पोजिंग ऑफ असेट्स, और असेट्स को क्या किया जा रहा है, डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट क्या होगा जब आप शट डाउन कर रहे हैं, तो जितना भी आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है और जो लॉसेज है उनको कैसे आप ट्रीट करोगे। तो जितने भी बिजनेस लॉसेज हैं उनको हम सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट अदर हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स, तो दूसरे हेड्स के अंदर उनको हम सेट ऑफ कर सकते हैं। और जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। अब टैक्स प्लानिंग क्या होगी शटडाउन बिजनेस के अंदर। सो डिसीजन रिलेटेड टू प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस, अगर कोई बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उसको तो शटडाउन का कोई यहाँ पर केस ही नहीं बनता, तो इस केस में हम शटडाउन की बात करेंगे ही नहीं। डिसीजन रिलेटेड टू बिजनेस विच हैव पास्ट लॉसेज, अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो पास्ट लॉस फेस कर रहा है तो इट इज एडवाइजेबल टू कंटिन्यू सच बिजनेस टिल पास्ट लॉसेज कैन बी सेट ऑफ। तो हम कहेंगे कि भैया आपको तब तक बिजनेस करना है जब तक आपका पास्ट लॉस क्या ना हो जाए, सेट ऑफ ना हो जाए। और अगर कोई बिजनेस है वो काफी टाइम से लॉन्ग टर्म लॉस फेस कर रहा है तो हम एडवाइस करेंगे कि उस बिजनेस को क्या कर लेना चाहिए, खुद को अमलगमेट कर लेना चाहिए दूसरे बिजनेस के साथ। मर्जर भी हो सकता है या अमलगमेशन के थ्रू भी वो क्या कर सकता है, दूसरे बिजनेस से टाई अप कर सकता है, ताकि जो दूसरा बिजनेस है वो उसके लॉस को क्या कर सके, सेट ऑफ कर सके। इसमें दोनों का एडवांटेज देखने को मिल जाएगा। सो होप सो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया है, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के छोटे छोटे पॉइंट्स थे। ओके, ब्रीफ में हमने डिस्कस किया है। होप सो आज का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। कहीं भी फ्रेंड्स प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इंडिविजुअल कॉमर्स की प्रिपरेशन करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।